वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। मैं हूं तमन्ना और मैं हूं चैतन्य। और आज हमारे साथ है मशहूर कॉमेडियन ख्याली सारन जी। मेरी बात कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लेट्स गपशप में। वैसे तो हम देखें आजकल जो है ना, हर इंसान दूसरे को स्ट्रेस देने में माहिर है, लेकिन हमारे साथ जो आज जुड़े हैं वो दूसरों को हंसाने में माहिर है। सर, आपका जो ये हुनर है, ये बहुत ही मतलब आज की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी अपने करियर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई? आपने शोले फिल्म देखी है? हाँ जी। उसमें एक डायलॉग है कि यूं समझो जब से होश संभाला है हम यही कर रहे हैं। अच्छा। तो कब शुरुआत हुई मुझे भी ध्यान में नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं हंसा रहा था घर पे लोगों को। पहली क्लास में मैंने 4 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था, तो स्कूल में भी खूब हंसी मजाक। तो ऐसे ठीक से याद नहीं है कि कब शुरुआत हुई, लेकिन मेरे को जब मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है तो मैं मतलब फंसाने वाला ही था शुरू से ही मतलब बंदा रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन आप सभी को हंसाते हुए। हाँ जी। अच्छा, जब आपने अपनी फैमिली को ये बताया कि आपको कॉमेडियन बनना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं बताया नहीं मैंने, डर के मारे 5 साल तक बन के उनको अपने आप ही पता लगा कि मैं बन गया। मैं 93 में श्री गंगानगर गया। हाँ जी। तो मैं वहाँ जेसीटी मिल में नौकरी करता था, स्विमिंग पूल पे गार्ड रहता था। मैंने साथ साथ थिएटर वहाँ सीखा। तो ऐसे में जब गांव आया तो मैंने चर्चा करी, मगर जी मैं नाटक वहाँ सीख रहा हूँ। तो मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सब ने रिएक्शन ऐसे थे भी ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया कि ऐसे कैसे, तो मिरासियों का काम है, भांडों का काम है, हम जाट हैं, हम चौधरी हैं। तो मैं वहीं चुप हो गया। हाँ जी। अब मैं जब भी हमारे कोई नाटक होता था, थिएटर होता था, तो पत्रकार लोग शाम को आते थे, तो मैं मेरा नाम कटवाता था कि भाई कल अखबार में ना आ जाए कि फलाना नाटक हुआ, उसमें ख्याली रामगी था। अच्छा। तो घर वाले को पता लग गया मेरे को मारेंगे, ये नाम काट। मैं पहला शख्स था जो मतलब मेरा नाम अखबार में आने से कटवाता था। और धीरे धीरे जब मेरा थिएटर अच्छा होने लगा, मैं जयपुर जवाहर कला केंद्र, दिल्ली में मुझे मौका मिला और बीकानेर टाउन हॉल में मौका मिला। तो फिर मुझे घर वालों ने कहा जी नाटक बंद कर। मैं कहा भाई क्यों? बोले तेरी शादी नहीं हो रही है। बोला शादी से नाटक का क्या लेना देना? बोला जी है, लड़की वाले आते हैं, लड़का क्या करता है? लड़का हमारा नाटक करता है जी, वो दोबारा आते ही नहीं। तो इसलिए बहुत सारी, मैंने डर के मारे कई साल तक तो बताया ही नहीं। फिर धीरे धीरे मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ 2000 में, और चंडीगढ़ के बाद फिर मेरी एंकरिंग शुरू हुई। तो गुरदास मान, JGB, हंसराज, मिक्का, सबके साथ मुझे मौका मिला। फिर धीरे धीरे घर चलने लग गया, दाल रोटी उसी से चलने लग गई, लोग फोटो खिंचाने लग गए, तो घर वालों को भी अच्छा लगने लग गया। तो मुझे ऐसे धीरे धीरे परमिशन मिल गई। तो सर, आपको ये यकीन था कि हाँ आप ये चीज अचीव कर ही लेंगे? क्योंकि उस टाइम कॉमेडी, जैसे कि आपके घर वाले भी फील करते हैं कि एक तरह से एक प्रोफेशन के तौर पे अपनाना जो है वो आसान नहीं था। एक्चुअली ये चीज आज भी आसान नहीं है। आज भी हम देखते हैं कभी, फिर भी आज बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ये वाली जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, ये सब चीज साइड प्रोफेशन की तरह चलती है। तो आपके अंदर, खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि हाँ आपने जो है यही करना है? नहीं, मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है। मैं किसान भी बनता तो नंबर 1 ही बनता। अच्छा। मैं गुंडा भी बनता, बदमाश भी बनता तो नंबर 1 ही बनता। मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना था। ये तय था कि दुनिया में नाम रोशन करना, दुनिया घूमनी है। पर कॉमेडी के जरिए होगा ये ऐसा कोई तय नहीं था। डेस्टिनी। हाँ, बस मुझे बोलने का शौक था। स्टेज मिलता गया तो रोज रोज नया नया मैटर होने की वजह से मुझे रोज रोज स्टेज मिलता गया। कॉमेडी, शायरी, उसमें जोक और ये मिक्स होते गए। और धीरे धीरे मेरी इवेंट कंपनियां शुरू हो गई। मैं शोज ऑर्गेनाइज कराने लगा, तो वहां से मेरी दाल रोटी अच्छी चलने लगी। तो मैं एक शौकिया तौर पे वैसे करता था कि मेरे इवेंट से काम चल रहा है और मुझे स्टेज मिल रहा है। और स्टेज भी ऐसा वैसा नहीं, गुरदास मान के साथ, JGB के साथ, मिक्का के साथ। तो मैं जिम्मेदारी बनती थी, मैं फिर और अच्छा मैटर तैयार करता था। और अच्छा मैटर तैयार करने का मतलब मेरे पास 2-2.5 घंटे का मैटर हो गया। और उसी के कारण किसने सोचा था कि कभी लाफ्टर नाम का शो आएगा, कॉमेडी सर्कस नाम के शो आएंगे। तो उसके ऑडिशन थे और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। और ऑल ओवर इंडिया से लगभग 1 लाख लोगों के ऑडिशन लिए गए थे। उसमें से 35 हम इंडियन सिलेक्ट हुए थे और 15 पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए थे।
और उसके बाद बस लैपटॉप चैंपियन बनने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी सी ये आपके करियर की है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब अब आपके करियर को एक पीक मिल चुकी है तो अब आप कैसा फील करते हैं? मतलब उस टाइम जो आपकी फीलिंग थी एक स्ट्रगलर के तौर पर थी और इस टाइम जो है वो एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे है, तो आपकी फीलिंग्स के अंदर क्या चेंज आया? नहीं, सक्सेसफुल आदमी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि पहले सक्सेस को कोई कायम रखने के लिए। हाँ, पहले कोई पहचान नहीं थी। हाँ। रेलवे स्टेशन पे भी सो गए, पार्क में भी सो गए, फुटपाथ पे भी सो गए। मैंने 45 दिन गंगानगर रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ मैं। तब कपड़ा मिल में ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग के दौरान पैसा नहीं मिलता और मैं कभी 2-3 घंटे इधर उधर पार्ट टाइम काम करके जो 20-30 रुपए कमाता था उसका 2-3 दिन खाना चल जाता था। तो ऐसे करके और टाइम पास करता रहा। धीरे धीरे जब लाफ्टर चैंपियन बनने के बाद पैसा आया तो कौन जहाँ 1000-2000 रुपए पर डे मिलते थे वहाँ 1,00,000-2 लाख पर डे मिलने लग गए। तो कई दिन तो मैंने गिने। अब मैं गरीब आदमी क्या है, पैसा आ जाए ना एकदम गिन गिन के आधे नोट फाड़ लेता है। तो मैं टेंशन में था, यार ये तो थूक खत्म हो रहा है, शरीर में पानी की कमी आएगी। तो फिर ये दादाजी के नाम से ट्रस्ट बनाई और जहाँ मैं पैदा हुआ 18 SPD में, वहाँ पे ओएसिस सैनिक स्कूल के नाम से इंडिया का पहला निजी सैनिक स्कूल बनाया। तो ये एक जिम्मेदारी और बढ़ गई क्योंकि यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। MP, UP, गुजरात, हमारे लगभग 2-2,500 बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से 100 बच्चों का एडमिशन होता है। तो अब इसको वो बनाए रखना और ज़्यादा जिम्मेदारियां हो गई, इसलिए मैं आज स्कूल में आया हूँ। हर महीने 2 महीने में 2 बार आता रहता हूँ संभालने के लिए। फिर पहले थोड़े ठीक है 1000 रुपये मिल गए तो 1000 रुपये का खर्चा होता था। अब फिर सारी चीज़ें, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर वो खर्चे भी बढ़ गए। तो ठीक है, मतलब मैं दुनिया का सबसे सेटिस्फाई आदमी हूँ, सबसे खुश आदमी हूँ। मेरी जो जो तमन्नाएं थी भगवान ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी करी और कोई कमी नहीं रही, कभी कमी। मैं 8 साल का था तब तक मैं बोल नहीं पाता था। तो यहाँ नियर बाई अपने हनुमानगढ़ जिले में पल्लू ब्रह्माणी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, हमारी कुल देवी है वो। तो मेरी माँ ने भाई के साथ पैदल भेजा, मैं वहाँ गया, जय करके आ गया। अगले साल माँ को लगा मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, आगा पाप करने लग गया, तो मुझे चांदी की जीप बना के दी, फिर भेजा। तो फिर मैं वहाँ माता रानी के मंदिर में गया, जय किया और जो मैंने बोलना शुरू किया, मेरा चुप कराने वाला बटन आज तक नहीं मिला। बोलने का ही खा रहा हूँ, बोलने का ही कमा रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगा है कि मुझे मतलब परमात्मा का, देवी देवताओं का मेरे को इतना साथ रहा, परिवार का, मेरे गांव के लोगों का, मेरे जानने वाले। मुझे आज तक जिंदगी में कोई बुरा आदमी नहीं मिला, मुझे आज तक जिंदगी में कोई लड़ने वाला आदमी नहीं मिला। और 2 मेरी इच्छा थी दुनिया घूमने की, वो मैं सारी घूम चुका हूँ। 22 देशों की यात्रा कर ली और मजा आ रहा है लाइफ में, खुश हैं। बहुत सेटिस्फाइड। और मतलब लोग तो कहते हैं कि हमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ है आपकी। तो अगर आप सोचिए कि आज आप कॉमेडियन ना होते तो आप क्या होते? पता नहीं क्या होता, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जान रहा होता, ये मुझे विश्वास है। वाह, सही है सर। और जो आपने, क्योंकि मैं मेरे पिताजी के साथ मैंने भेड़ बकरियां भी बहुत चराई, यही जहाँ स्कूल है यहाँ भी मैं बकरियां चराने आता था। तो आज मैं कई बार पढ़ता हूँ ना, गोट सेंटर खोल रखे हैं लोगों ने, बकरी पालन के इतने बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, सरकार लोन देती है उसके लिए। तो मेरे को बॉम्बे में पूछते हैं कि जी फादर क्या करते हैं, मैं कहा जी वो गोट रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर है। कहते क्या, मगर बकरी का काम है जी हमारा, तो वो जानते हैं। अच्छा, मेरी माँ पैर में है ना अपने मोच आ जाती है, धरण वो मजरोड़ पड़ जाती है, धरण पड़ जाती है, आंख में कोई चुभन लग गई तो उसका मेरी माँ इलाज करती है। तो लोग पूछते भी है आपकी मम्मी क्या करते हैं, मगर जी वो डॉक्टर है, ऑर्थो सर्जन है, हड्डियों के डॉक्टर है। तो है भी हकीकत में, कोई भी कितने तो वो मोच आ गई, वो पैर में माँ निकाल देती है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में पैदा हुआ कि इन्हीं चीजों को जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देखा, तो मेरा बाप यहाँ भेड़ बकरियां चराता है, जो अमेरिका में भेड़ बकरियां चराता था उसको गोट रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर बोलते हैं। मेरी माँ यहाँ मजरोड़ निकालती है, जो बॉम्बे में ऐसे करके ऐसे करता है उसको ऑर्थो फिजिशियन बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये झुर्रियां, ये गरीबी की झुर्रियां यहाँ बॉम्बे में, ये डिम्पल है। तो ये है जीवन जो मैंने देखा।
तो हर चीज की आप कहीं भी खुशियां मना सकते हो। अभी इसको यहाँ रहोगे तो लोग झुर्रियां कहेंगे, बाहर निकल जाओगे तो लोग डिम्पल कहेंगे, बस इतना ही फर्क है। आप पहली बार मुंबई कब गए थे? सर मैं पहली बार तो गया था 2001 में, जब मैं चंडीगढ़ था। एक DD1 पे बच्चों का शो आता था, DD मेट्रो पे, चंकी पांडे उसका होस्ट था। और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मेरा पहला दोस्त चंकी पांडे बना। दूसरी बार मैं गया लाफ्टर शो में, जब मेरा सिलेक्शन हो गया 2006 में जनवरी में। मेरी शूटिंग हुई थी और 24 फरवरी 2006 को ये टेलीकास्ट हुआ। उसके बाद बस मैं परमानेंटली चला गया। चंकी पांडे के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे, जी। आपके दोस्त के बारे में? जी, बस मैं पहली बार DD1 पे शो आता था सुपरस्टार करके, उसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग 3 कैटेगरी के बच्चे आते थे। तो मैं एक्टिंग में था। तो सब लोग फोटो खिंचा रहे थे पहली बार जब मिले, और मैं बावड़ा सा ही था। तो मैं देखा तो बुलाया, तू क्यों नहीं खिंचा रहा फोटो? मैं कहा, साथ में काम कर रहे हैं, फोटो क्या खिंचाना। मेरे पास कैमरा नहीं था। दूसरा, किसी से खिंचवा लेता तो मुझे फोटो नहीं मिलने वाली थी। तो मैं सोचा इतना माथापच्ची करने का क्या फायदा। फिर मैं उनको तीर फेंका। मैं कहा जी मैं ऑर्गेनाइजर हूँ चंडीगढ़ में, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, शो ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो मैं आपको कभी वहाँ बुलाऊँ तो मुझे कोई नंबर दो। तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी अजीजा जिसका नाम है उसका मुझे नंबर दिया, लैंडलाइन नंबर होता था। तो मैं हर 5वें 7वें दिन फोन खड़का देता था। मगर अजीजा, हाँ जी चंकी दादा से बात कराओ, कोई चंडीगढ़ शो की बात चल रही है, पंजाब में शो की बात चल रही है। वैसे हफ्ते 10 दिन में हमारी बात हो जाती थी फोन पे। फिर हम अचानक मुंबई में एक शूटिंग के दौरान मिले तो बोले यार तू वही ख्याली है क्या जो पिछले 6 साल से मुझे फोन कर रहा है? मैं कहा हाँ जी मैं वही ख्याली हूँ। और वो सुपरस्टार शो में मैं मिला था। यार मुझे पूरा विश्वास था कि यार ये बंदा एक दिन इंडस्ट्री में पहुंचेगा। और आपने सच कहा था कि अब तो साथ में काम करना है, फोटो क्या खिंचाएंगे। तो अपने मैनेजर को बुलाया, कहता यार अब हमारी फोटो खींच। तो अच्छे इंसान है। पहली दोस्ती की शुरुआत मुंबई में मेरी उनके साथ। सर आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में भी बताइए। बचपन में मैं बच्चा होता था, छोटा सा ही था, हाँ जी। बोल नहीं पाता था पहले, फिर धीरे धीरे बोलना सीखा, तुतलाते तुतलाते फिर चलना सीखा। बचपन मेरा ग्रामीण, एकदम ठेठ ग्रामीण परिवेश में बचपन रहा मेरा। 5वीं तक, 5 साल का जब हो गया था तो गांव में हमारे 5वीं का स्कूल था। तो सारे घर वाले, परिवार वाले मिलजुल के, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी सिस्टर, मेरे से 2 बड़े भाई, 5-6 लोग मिलके रोज मुझे बाइज्जत 5-7 जूतों के साथ स्कूल छोड़ के आते थे। स्कूल में जो गुरुजी थे वो भी बड़े अच्छे से रिसीव करके 2-4 जूते वो लगाते थे। और शरारतें, मतलब शायद कृष्ण भगवान के बाद में मैंने गांव में कोई शरारतें करी होगी इतनी, बहुत शरारतें। और हम 6ठी 7वीं 8वीं में तो गांव में सूरतगढ़ से VCR ले आके किराए पे 2 रुपए टिकट चला के वापस भी दे आते थे। और कोई गांव में बारात आ गई तो किसी के पटाखे निकाल लिए, किसी के कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हमें नहीं खिला रहे हैं तो उनका कोई पाड़ दिया। मतलब एक्टिव जो क्रिएटिविटी थी वो इस शरारतों की वजह से आई। पूरे गांव में बचपन आपकी से रौनक थी। हाँ सर, मतलब हमारे साथी और भी थे बहुत सारे, लेकिन कुल मिला के बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता, बड़े सुख शांति के साथ। और पास में नहर थी तो दिन में 4-5 बार नहाना होता था नहर में। एकदम हमारे घर के नजदीक से छोटी सी नहर निकलती है। वो गांव के दोस्तों से आप अभी भी मिलते, अभी भी कांटेक्ट में? पूरे आज मेरे वही दोस्त हैं, मेरे बाहर के दोस्त बड़े ही नहीं ज्यादा। आज भी मेरे वही दोस्त हैं। मैं गांव में आता हूँ। मैंने आज तक कभी होली और दिवाली बाहर नहीं मनाया। मैं मेरे गांव, चाहे मैं बॉम्बे हूँ, चाहे अमेरिका हूँ, कहीं भी हूँ, होली दिवाली का चाहे मुझे 10 लाख रुपए मिले, मैं कभी शो नहीं लेता। मेरे गांव आता हूँ, मेरे उसी बचपन के सभी दोस्तों के साथ मैं होली दिवाली मनाता हूँ। और उनके साथ ही मिलना जुलना। अक्सर अभी भी जो उनके बच्चों की शादियां हैं या मेरे परिवार में कोई फंक्शन है तो हमारा आना जाना है। आपने पहली फिल्म कौन सी की थी? पहली फिल्म मेरी आई थी बॉम्बे टू गोवा। उसमें एक वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था हमारा, क्योंकि 52 स्टैंड अप कॉमेडियन ने उस फिल्म में काम किया था। तो पहली फिल्म मेरी बॉम्बे टू गोवा थी। दूसरी अनीस वजमी जी के डायरेक्शन में सिंग इज किंग मैंने की अक्षय कुमार के साथ। और मैं पहला ही एक लाफ्टर चैंपियन कॉमेडी आर्टिस्ट था जिसको आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला, दूल्हा की ने बनाया भूतनी की। उसके बाद मेरी काफी हिंदी, पंजाबी सारी। अभी लेटेस्ट मेरे विक्की कौशल के साथ मूवी आ रही है, मेरे महबूब मेरे सनम, तो वो भी मार्च में रिलीज है।
एक अभी जयदीप अहलावत के साथ कंप्लीट हुई है हवाई फायर, वो भी वो तो मेरे ख्याल अगस्त के बाद ही रिलीज होगी। एक उलट पुलट पंजाबी मूवी है, पिछले साल मैंने 3 मूवी की है, वो तीनों अभी रिलीज की। जो आपकी पहली फिल्म का ऑडिशन था, क्या वो उसकी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है? नहीं ऑडिशन नहीं, मेरे पास फोन ही आया था सीधा कि जी हम सभी स्टैंड अप कॉमेडियन को लेके एक फिल्म बना रहे हैं बॉम्बे टू, और आपका उसमें एक करेक्टर है कि जो हीरोइन है वो आपको देखने आती है और आपको रिजेक्ट कर देती है और वो गोवा के टूर पे जाती है। तो बॉम्बे टू गोवा में जो कॉमेडी है, जो फन है, वो मेरे सीन के बाद ही शुरू होता है। तो बस मुझे बुलाया और वो एक ही दिन में हमारा शूट हो गया था सारा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑडिशन वगैरह मैंने फिल्म के लिए नहीं कभी दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी audition हाँ, देने की। क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर सब जानते हैं कि ये अभी मैंने आनंद तिवारी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, ये मेरे महबूब मेरे सनम के करण जोहर प्रोड्यूसर है, तो उसकी कहानी है कि मैं विक्की कौशल के लिए जासूसी कर रहा हूँ, एमी विक्की। तो मैंने शूटिंग के बाद पूछा, क्योंकि 1 महीना हमारी बॉम्बे शूटिंग हुई, 1 महीना देहरादून, तो उसके बाद मैंने पूछा, मैं कहा जी जासूस के रोल के लिए आपने मुझे ही क्यों लिया? तो वो बोले जी इंडियन थ्योरी है कि जासूस का मतलब कान बड़े। तो आपके 4000 लोगों के हमने वीडियो देखे तब जाके आप उसमें सिलेक्ट हुए। मगर यार मेरे सारे बचपन के दोस्त मुझे इसलिए चिढ़ाते थे कि ये बड़े कान वाला आ गया, गणेश आ गया। अब उनको बताऊंगा कि इनकी वजह से मुझे करण जोहर की इतनी बड़ी फिल्म मिली है। और सर जैसे आप जो अपनी कॉमेडीज करते हैं, तो आप जैसे अभी आपने कान बड़े का कहा, तो आप अपने फिजिक का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आप शायद लोगों को मतलब हंसाने के लिए अपने आप का भी मजाक उड़ाने में आप बिल्कुल भी वो नहीं करते हो कि हाँ मेरी इंसल्ट हो रही है कुछ। तो नहीं, इससे हंसी पहले वही भी, होती है। इससे पहले मतलब अगर कोई आपके फिजिक का मजाक उड़ाता था तब आपको बुरा लगता था या कुछ नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे प्लानिंग करते थे कि यार ये हमारी सारा दिन खिंचाई करता है और आज हम इसको करेंगे। वो पार्टी के बहाने से मेरे को बुलाते थे, तो मैं जाती पहले मेरे ऊपर ही शुरू हो जाता था। तो उनको कहे यार हमारे पैसे भी लग गए और मजा भी नहीं आया, ये तो खुद ही मजाक उड़ा रहा है। आपने लाफ्टर शो का देखेंगे तो लाफ्टर चैलेंज 2 में जो मेरी शुरुआत होती है, वो पूरा मैं खुद के अपने ऊपर ही पूरी कॉमेडी करता हूँ हमेशा। तो क्योंकि जब किसी को हीरो बनाना है तो मैं दूसरे को हीरो क्यों बनाऊं, मैं उस पार्ट में खुद ही हीरो बनूंगा ना। और खुद के ऊपर कॉमेडी करके आप अगर हंसा सकते हो तो ही आप हंसिए, अदरवाइज किसी के ऊपर तो पंडित जी के सेठ जी के तो चुटकुले कोई भी सुना देगा। तो मैंने हमेशा अपने आप को ही हीरो बनाया। और जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था, जो मेरे साथ बातें घटनाएं बीतती थी, उसमें जो जो बेइज्जती वाली बातें होती थी उसको मैं पेश करता था, लोगों को हंसी आती थी। पर सर अब आपने ये सैनिक स्कूल बनाया, इसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है? वो एक बागड़ी कहावत है ना कि जिन्हों दे गरीब दाने उन्होंने दे कमले निशाने। हाँ जी। तो वो बस जब पैसे आ गए तो फिर अब कुछ न कुछ तो करना था। तो फिर ये स्कूल, और मेरा मकसद ये था कि भगवान जब भी मुझे कोई मौका देगा तो मेरे गांव में मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे राजस्थान में रोजगार पैदा हो। तो ये 2009 में शुरू किया था। हाँ जी। और अभी कितना आ गया? 2024 आ गया। तो कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल से अब तक इसकी चिनाई बंद नहीं हुई। अच्छा। मतलब कम से कम 4-5 मिस्त्री और 10-12 लेबर परमानेंट जब से नींव रखी है लगे रहते हैं। 100 के लगभग हमारा स्टाफ है जो टीचिंग स्टाफ है। 100 के लगभग हमारा स्टाफ है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है। कोई मेस में खाना बना रहा है, कोई माड़ी है, कोई कपड़े वॉश कर रहा है। तो 200 लोगों का एक परमानेंट रोजगार मिला हुआ है। तो इसमें 200 में से आप ये समझो कि कम से कम 50 से 60 लोग हमारे अपने एरिया के हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बाग संभाल रहा है, कोई बागवानी संभाल रहा है, कोई कंप्यूटर संभाल रहा है, बसों वालों को किराया मिलता है, दूध वालों को रोजगार मिल रहा है। तो बस जो मेरा मकसद ये था कि यहाँ एक अच्छा रोजगार डेवलप करें, यहाँ के लोगों को अच्छा बढ़िया काम मिले, और जितने पूरे देश में मैं घुमाऊँ उस जगह के बच्चे यहाँ आए और पढ़ें और अपना देश दुनिया में नाम रोशन करें। सर आपको ये सैनिक स्कूल में एक अवार्ड भी मिला है गवर्नमेंट का जी, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ये देखिए, जब भी हम डिफेंस के लिए, देश की सेना के लिए कुछ हम करते हैं तो उसके लिए अवार्ड मिलता है। तो मुझे वार ऑफ ट्रॉफी दिया गया। वार ऑफ ट्रॉफी में मुझे टैंक दिया, TK-55 टैंक। तो बस वही इच्छा भगवान से मांगा हुआ था मेरा बचपन में। हमारे यहाँ मिलिट्री जो हनुमानगढ़ जिला, जहाँ आप मेरे गांव में बैठे हैं,
ये वर्ल्ड का ऐसा जगह है जहाँ 42 प्रकार का घास होता है, 42 प्रकार का घास वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता। क्योंकि अब स्कूल के पीछे गगन दलदल है, पूरा सेम नदी है, सामने एकदम डेजर्ट है, उसके बाद फॉरेस्ट है, फिर गगन नदी है। तो यहाँ सारे वो कल्चर है जो मतलब दलदल भी है, डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, नहरें भी है और नदियाँ भी है। और अभी पिछले दिनों जो सर्दी थी वो लगभग 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था, सुबह जम जाता था यहाँ। गर्मियों में आपने देखा होगा लू से 3 मरे, वो यही की खबरें होती है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग लिहाज से ये सबसे बेस्ट एरिया है। यहाँ हर तरह का माहौल है जहाँ से फौजी की ट्रेनिंग होती हो। तो बचपन से हमने वो फौज को देखते आए, उनकी ट्रेनिंग देखते आए, तो अपने आप को हमने आधा फौजी समझ लिया। और यही कारण था कि सब लोगों का सपोर्ट और साथ मिला। इसी वजह से मैंने बचपन में फौजियों के लिए टैंक लेके वो चाय दूध लस्सी लेके आते थे, वो मैं खिलाते थे थोड़ी देर, फिर कहते थे भाग जाओ घर। तो सामने सड़क पे जाके हम भगवान के सामने हो जाते थे, टैंक दो महाराज। तो ये सुना भगवान ने 32 साल बाद और टैंक मिला। टैंक मिल गया आपको। जैसे आपकी वीडियोस के अंदर हमें कैरेक्टर देखते हैं रूपनाथ जी का, क्या उसके पीछे कोई इंस्पिरेशन है? सर बचपन से मैं उन्हीं को देख के कलाकार बना हूँ। मैं कोई कहाँ मुझे सुभाष घई की एकेडमी मिली सीखने के लिए। बचपन में स्पेरे आते थे, उनको देखते थे, वो मैं स्कूल में सुनाता था। फिर कोई सेठ जी आते थे, वो मैं देखता था, वो स्कूल में सुनाता था। तो सैटरडे बाल सभा में हीरो में ही होता था। लॉकडाउन जब लगा 2019 में, तो मैं बॉम्बे से बच्चों के साथ यहाँ स्कूल में आ गया। तो मैं 1.5 साल स्कूल में रहा। स्कूल में और कुछ काम था नहीं, नया जमाना, नया सिस्टम मोबाइल। तो सोनी टीवी, स्टार टीवी अपना खुद का ही बनाओ। तो बच्चों ने चैनल तैयार कर लिया और उसपे हम छोटे छोटे से स्क्रिप्ट करते गए और वो स्क्रिप्ट लोगों को पसंद आई। तो उसी में मैं यार जो बचपन में करैक्टर करते थे ना, वो करते हैं। तो वो उसने एक रूपनाथ भी करैक्टर था, तो वो किया, वो लोगों को बहुत पसंद आया और इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला। उसके बाद लगभग 3.5 साल से वो चल रहा है। हमने 100 से भी ज्यादा एपिसोड रूपनाथ के बना दिए और सब एक से एक 21। कुछ रूपनाथ जी का कुछ डायलॉग बोलना चाहोगे? चौधरी डायलॉग का यहाँ का 30 साल आगे खाली हाथ रूपनाथ खाली डायलॉग बोले। अब मैं किया कि नाम रूपनाथ रंग महल को रहन वाला चौधरी आंखा की है कि बहुत जोत कमजोर है तेरी, एक सवाई फेरूंगा मैं तो आंखा सहसन होना चाहिए। तो अब आपको यकीन आ गया कि हम लोग ख्याली सारंग जी के साथ ही हैं। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो है राजस्थानी भाषा को लेकर काफी मतलब उसको डेवलप करने के लिए, जैसे आपका जो कैरेक्टर है रूपनाथ, वो भी आपने राजस्थानी भाषा में करा है। तो आप राजस्थानी भाषा को किस ओर ले जाना चाहते हैं? और आप मैं राजस्थानी भाषा की इच्छा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। उसका सबसे बड़ा ये होगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलेगी तो राजस्थानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने लगेगी। आज अगर मान लो 10,000 से ज्यादा पंचायत है और हर पंचायत में बोर्डिंग स्कूल है +2 तक का, तो आप समझ लो कि 10,000 राजस्थान टीचर तो आज ही चाहिए। फिर प्राइमरी स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है, तो कितने हजार की वैकेंसियां हैं। फिर उसके बाद जो बोर्ड लिखे जा रहे हैं वो अब हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। अदरवाइज राजस्थानी एक नई लैंग्वेज होगी तो कितने पेंटर को काम मिलेगा। लेकिन इसके पीछे विडम्बना ये है कि हमारे यहाँ कोस कोस पे पानी बाणी और कोस कोस पे पानी बदल जाता है। तो हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का अलग राजस्थानी है, बागड़ी, बीकानेर, जोधपुर ये अलग राजस्थानी है, मेवाड़ी, मेवाड़, मेवाती, फिर आगे धीरे धीरे ऐसे अलग अलग बहुत सारी बोलियों में बटी हुई है। उम्मीद करते हैं कि राजस्थानी भाषा को भी जल्दी ही जो है मान्यता मिल पाए। हाँ जी। तो सर अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके बचपन के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, लेकिन अभी तक मतलब आप उन कैरेक्टर्स को निभाए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में और नए नए कैरेक्टर जुड़ते जाते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते जाते हैं। हाँ, ये तो कोई अपनी लाइफ में बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया, मेरे महबूब मेरे सनम में मैं जासूस का रोल कर रहा हूँ। तो मैं कभी बचपन में मैंने सुना ही नहीं जासूस होता है, या हमारे कोई परिवार में, रिश्तेदारी में, कोई फिल्मों में भी नहीं मैंने इतना देखा हुआ था। लेकिन मेरे लिए वो नया था, चैलेंजिंग था, तो मैंने स्टडी किया। हाँ, जैसे रूपनाथ है या सेठ जी का मैं करता हूँ, या भूप सिंह पटवारी का मैं एक मेंटल कैरेक्टर है वो करता हूँ, तो वो जरूर मैंने बचपन में आसपास देखे हैं। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी है जो मैंने नहीं देखे,
लेकिन वो भी करते हैं और बखूबी करते हैं, क्योंकि उस करेक्टर की फोटो कहीं ना कहीं देखी है, उसका रूप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखा है, तो एक आइडिया हो ही जाता है कि हमें अच्छा। फिर अगर नहीं भी समझ में आ रहा है और आप अगर कुछ करते हैं तो आपको बिल्कुल ही एक अलग नया ही रोल निकल के आता है, तो वो लोगों को लगता है यार इसने कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया, ये अपने आप ही हो गया, खुद को ही नहीं पता था बंदे को। तो ऐसे भी बहुत बार होता है। आपके अंदर नेचुरली वो टैलेंट जी आ जाता है। जी। और सर आपके साथ मैंने सुना है कि कोई घटना भी हुई थी जब आप शुगर मिल में थे, उसको भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। शुगर मिल में नहीं था, मैं JCT मिल में था। हाँ जी। और JCT मिल कपड़े की मिल थी। हाँ जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये हाथ मेरा मशीन में आ गया था पूरा, और ये 13 जगह से टूटा, 13 महीने में एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हो गई। तो मैं स्टेज पे बताता हूँ कि कई डॉक्टर तो काम करना सीख गए थे, तो मेरे को रोज ही खोल लेते थे कि जी तार लगाएंगे, पेच लगाएंगे। मैं कहती मैं बेला ही हूँ, आप काम सीखो, ट्रेनिंग लो। तो वहाँ हॉस्पिटल में 13 महीने निकालना बड़ा टेढ़ा काम था। तो 6 महीने तो गंगानगर आप गए होंगे, तो गोल बाजार में पुराना हॉस्पिटल है गंगा सिंह चौक के पास, वहाँ मैं एडमिट रहा। 7 महीने में जो सूरतगढ़ रोड पे नया हॉस्पिटल बना था 94 में, उसमें रहा। तो मैं बताता हूँ कि ये हॉस्पिटल में ही ट्रांसफर करवा के लाया मतलब था। आपने एक नया हॉस्पिटल भी बनवा जी दिया। जी। तो वहाँ दिन में जो लोग आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, उनकी पर्चियां वगैरह बनवाना, क्योंकि मेरी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, सिर्फ प्लास्टर था और मैं पूरा दिन घूमता रहता था हॉस्पिटल में। जिस दिन ऑपरेशन हो गया उसके बाद 5-7 दिन का रेस्ट होता था। तो मैं गांव से बुजुर्ग लोग, गरीब लोग आते थे, तो उनका पर्ची बनवा दिया, उनको दिखवा दिया, जांच करवा दिया, वापस सारा दिन उसी पुण्य प्रताप में लगा रहता था, इसलिए शायद मेरा ये हाथ बच गया। मतलब उस टाइम भी ये नहीं था कि आप जो है डिप्रेसिव हो गए हो, नहीं, आपके अंदर फिर भी ये मोटिवेशन था कि आपको दूसरों का भी काम करना है। मतलब नहीं, डिप्रेशन होके आप क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? इससे अच्छा है खुश रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। नए नए नज़ारे देखेंगे तो आपका ध्यान थोड़ी देर पीड़ से दूर होगा, दर्द से दूर होगा। तो डिप्रेशन तो जानबूझ के ही आदमी बिना मतलब ले लेता है, बाकी कोई डिप्रेशन ऐसे लेने वाली चीज है नहीं। चाय लो, कॉफी लो, दूध लो, डिप्रेशन का क्या लेना है? तो सर मतलब ये है कि आपने जो कॉमेडी है उसको प्रोफेशन के तौर पे भी उसको अपने अंदर ही बिठा लिया है। जी जी। है ना? तो मतलब अब आपको कभी भी अगर लाइफ में कोई ऐसी बुरी सिचुएशन आ जाती है तो क्या आपको स्ट्रेस वगैरह होती है, या आप उसको भी अपनी कॉमेडी से ही? आई नहीं कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपकी लाइफ में। ख्याली सारंग जी सच में कमाल है, जिनकी लाइफ में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जिन्हें कोई बुरा इंसान नहीं मिला। मुझे ख्याली सारंग जैसे इंसान नहीं मिले। नहीं, ये रोज की दिनचर्या है ना, उसको आप प्रॉब्लम समझो क्यों? भी मेरे एक्सीडेंट हो गया तो हजारों लोगों का एक्सीडेंट होता है, जाते हैं हॉस्पिटल, इलाज कराते हैं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? अब पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था कि 3 साल में 10वीं में रहा, तो गुरुजी ने हाथ जोड़ लिया, बोले जा यार, अब मैं 3 साल फेल आ गया, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? ये तो रोज की बात है। तो प्रॉब्लम मतलब क्यों लेने तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जो परमात्मा ने दिया है, इतनी बड़ी सृष्टि, इतने नजारे, उसके आनंद लो। आप पहले दुनिया देखो, घूमो। सर आप थोड़ी शेर व शायरी भी करते हैं? शेर मैं लगता ही हूँ शेर जैसा, ऐसे करता कम ही हूँ मैं, थोड़ी बहुत कहीं जैसे मैं हाथ पे ही कई बार मैं सुनाता हूँ कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातें मोटिवेशन की लिख लेते हैं, सुना देते हैं। तो अब आप सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, मोटिवेशन के तौर पर भी हम हाँ, ये ना देखो, मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई, हाँ जी। लेकिन पढ़ाई कैसे हुई कि कोई शब्द आपने बोला तो मैं शर्माता नहीं, पूछ लेता हूँ। भी मैं ये नहीं सोचता कि यार मेरी बेइज्जती होगी इनके सामने। तो मैं जब भी शो करके उतरता था ना, तो बहुत लोग बोलते थे यार आप क्या मोटिवेट करते हो, आप बहुत मोटिवेट करते हो। तो एक दिन मैंने एक हाथ पकड़ लिया, मगर भाई ये होता क्या है मोटिवेट? बोले जी आप जागरूक करते हो। अरे ठीक है जी। अगले दिन मेरे पास फोन आया कि जी हम नोएडा यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं और वी वांट ए मोटिवेशनल कॉमेडी शो, तो आर यू मोटिवेटर? मगर यस। बोला कब से हो? मगर जी रात 9:45 बजे पता लगा कि मैं मोटिवेटर हूँ। तो मैं एज ए मोटिवेटर अभी IAS अकेडमी, IPS अकेडमी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेने जाता हूँ। जितने भी ट्रेनिंग होती है ना IAS IPS की, तो उस ट्रेनिंग में मतलब बहुत सारे ऑफिसर आते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बताते हैं, मैनेजमेंट का बताते हैं। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का।
तो वो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासें लेता हूँ और मुझे उसमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बात बताना मत कि मैं खुद 10 ही पढ़ा हुआ हूँ, कलेक्टरों को पढ़ाता हूँ कोई मानेगा नहीं। तो एज ए मोटिवेटर मुझे वही अच्छा लगता है कि मैं लोगों का स्ट्रेस दूर कर सकूँ, लोगों को हंसा सकूँ और ये बता सकूँ कि हंसने का क्या मजा है, क्या नहीं। अब आपकी लाइफ का करंट गोल क्या है? करंट सर बस जब तक करंट है तब तक चल रहे हैं, जी रहे हैं, खुश रहने का ही प्लान है हमारा। और क्योंकि इतने जीव है ना सर दुनिया के अंदर, उसमें से सिर्फ हंसने का जो पावर है वो इंसान को ही मिली है। गधा कभी नहीं हंसता, घोड़ा कभी नहीं हंसता, गाय भैंस कभी नहीं हंसते। तो जो हमें पावर मिली है बस उसका फायदा उठाना, उसका इस्तेमाल करना, मतलब हंसते और हंसाते रहना। हंसते और हंसाते रहना। सर आप अपने गांव से आज तक जुड़े हुए हैं, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आप जो है जो भी फंक्शन वगैरह है वो अपने गांव में ही सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका कभी ये नहीं होता कि नहीं अब जाके परमानेंटली जो है बड़ी सिटी में शिफ्ट हो जाना है, या अब वहीं पर ही सबके मतलब जो हमारा कल्चर है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो उसी तरह के हैं? नहीं, मैं रह लिया ना, 6 साल गंगानगर रहा, 6 साल चंडीगढ़ रहा, फिर मैं लगातार लगभग 10 साल बॉम्बे मतलब लगातार ही रहा। उसके बाद फिर थोड़ा राजस्थान आना शुरू हो गया तो जयपुर भी रहा बीच में 3 साल, स्कूल में भी रहा 1.5 साल। तो एक जगह मेरा मन नहीं लगता, मैं घूम घूम के पूरी दुनिया देख रहा हूँ और जहाँ अच्छा ठिकाना मिल गया वही अपना शहर है, वही अपना है, वहां से आना जाना भी आसान रहता है। ऐसे बाहर मतलब परमानेंटली कहीं सेटल होने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैं यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ मतलब पूरी दुनिया घूम घाम के वापस यहीं आ जाए और बता दे लोगों को कि भाई वाकई में दुनिया गोल है। मतलब ये है कि जैसे एक इंसान है वो सुबह जाता है और शाम को वापस लौट के अपने घर ही आता है। जी जी। तो वो सुकून जो है वो आपको यही मिलता है। हाँ, वो सुकून की तलाश चाहे हम कितनी मर्जी बाहर दौड़ धूप कर लें, लेकिन असली मजा हमारे नहीं, आपने ना बहुत एक देखा होगा, मतलब कर्मचारी है सरकारी, वो सारी उम्र नौकरी करता है, रिटायरमेंट के बाद वो किसी न किसी तरीके से वापस अपने गांव पहुंचता है। तो वहां जहाँ बचपन बीता है, जहाँ उसकी पढ़ाई हुई है, चाहे जाने के बाद में उसको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है, वो यहाँ रहे तो किसके पास रहे, क्योंकि यहाँ तो सब मतलब के बिल्ली है, जानकारी की वजह से, उसके काम के प्रोफेशन की वजह से दोस्ती हुई है। वो वाले हैं, वो रिश्ते हैं जिन्हें मरने तक साथ चलने वाले रिश्ते हैं। तो मैंने बहुत यहाँ भी बहुत कर्मचारियों को देखा है जो वापस अपने गांव रिटायरमेंट के बाद चले गए, और बहुतों को देखा है जो वहाँ बस भी गए। तो अपना सभी जगह घर है, चंडीगढ़ भी है, बॉम्बे भी है, जहाँ बसने का मन करेगा वहाँ बस जाएंगे रहने का। लेकिन अभी यही है कि मुझे यहाँ सबसे बेस्ट अपना एरिया ही लगता है, हनुमानगढ़ गंगानगर जिला राजस्थान। और यहीं पे हम काम करने कहीं भी जाएं, आजकल साधनों की तो कोई कमी है नहीं, बॉम्बे जाओ, बेंगलोर जाओ, है ना, शाम को बैठो, सुबह पहुंच जाओ, सुबह बैठो, शाम को वापस आ जाओ। तो फिर उसके लिए परमानेंटली कहीं ऐसे रहने की मुझे नहीं लग रहा है कोई आवश्यकता। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉमेडी के तौर पे, और आज जब आप कॉमेडियंस को देखते हो तो आपको कैसे चेंज लगता है? मतलब आप तो एकदम साफ सुथरी सी कॉमेडी करते हो, हालांकि आज भी बहुत सारे लोग साफ सुथरी कॉमेडी करते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम काफी प्लेटफॉर्म कम थे, अब बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है। तो आप कॉमेडी को किस तरह से एक चेंज के रूप में देखते हैं? नहीं, देखो, कॉमेडी होती ही साफ सुथरी है ना, अदरवाइज तो फिर आप अपने आप को खत्म कर रहे हो। अब मैं आपको अच्छी बातें सुना के हंसाऊंगा तो आप फैमिली के 10 लोगों को सुनाओगे, आप अपने दोस्तों को सुनाओगे, अपने जो क्लीक है साथी है उनको सुनाओगे। और वहीं अगर मेरी चीप कॉमेडी होगी तो आप किसी को नहीं बताओगे, तो मेरी कॉमेडी खत्म होगी, मैं खत्म हो गया। तो कॉमेडी होती ही हेल्थी है, कॉमेडी का मतलब ही हंसाना। तो अगर मतलब हेल्थी कॉमेडी है, अच्छी कॉमेडी है, अच्छी बातें हैं, वही कॉमेडी है। चीप बातों का तो फिर कोई कुछ भी गोबर का नाम लेके भी हंसा देता है, कोई पोटी का नाम लेके भी हंसा देता है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता ना। तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप दांत निकाल सकते हो, लेकिन हंसी नहीं आ सकती। हंसने के लिए, कॉमेडी के लिए रियल में अच्छी बातें ही चाहिए, वही याद रहती है, उसी से नाम रहता है। अगर नए कॉमेडियन अच्छी कॉमेडी करेंगे तो उनको लंबे तक दुनिया याद रखेगी, अगर वो चीप कॉमेडी करेंगे तो फिर लोग भूल जाएंगे। और सर अब आज की उसमें आपको अपने आप को छोड़ के अगर किसी एक कॉमेडियन को चुनना हो तो आप किसे बताएंगे? खाली राम। नहीं, अपने आप को वो छोड़। दूसरा भी मैं ही।
मुझे मेरा ना कंपटीशन हुआ ही नहीं किसी के साथ, मैं किसी से देख के प्रभावित नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कोई होती है स्टैंड अप कॉमेडी। मैंने पहली बार 2 घंटे का शो कर लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 2002 में। उससे पहले मेरे साथी थे रोहित बत्रा, तो वो मुझे बताते थे कि माई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ नाम से शो तैयार करते हैं। अब मेरे को ना रिफ्लेक्शन का पता ना लाइफ का पता, पर मुझे ये पता था कि घंटा की चुटकुले सुनाने खड़े खड़े। तो एक दिन मैंने देखा फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा था, तब तक टीवी देखा ही नहीं था हमने, तो उसमें जॉनी लीवर परफॉर्म करा, अरे मुझे ये मेरे जैसे कौन बंदा कर रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे लोग और भी हैं। हाँ, उससे पहले भगवंत मान को जरूर देखा था, कैसेट आई थी, स्टेज पे आते थे। और लाफ्टर में 2 ही आर्टिस्ट हुए, राजू श्रीवास्तव और भगवंत मान, जो लाफ्टर में आने से पहले 50-60 हजार रुपए शो के लेते थे, बाकी तो 1000-1500 वाले थे सारे। तो उससे पहले मैं कभी मौका ही नहीं मिला ना मैं किसी को देख के इंस्पायर हूँ और स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ, मैं कवि सम्मेलन जरूर मैंने देखे थे, तो सुरेंद्र शर्मा जी से मैं बहुत प्रभावित था, वो बहुत अच्छे तरीके से बात को प्रेजेंट करते थे और मुझे एक प्रेजेंटेटरी बनना था, मुझे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन या ऐसे नहीं, मैं अपनी बात को मैं करूँ ना, अगर मैं बाबा भी बनता तो भी नंबर 1 बनता। मुझे मैं इतने प्रवचन मैंने नोट कर रखे थे, तो मैंने कवि सम्मेलन बहुत अच्छे से देखे थे। और कवि सम्मेलन में मुझे कविता गाने के बजाय बोलना, स्टैंड अप वाला पार्टी अच्छा लगता था, तो वो मुझे करते करते मुझे बाद में पता लगा, अरे ये तो बहुत लोग करते हैं, बॉम्बे में भी ऐसा करते हैं। तो फिर मुझे ये समझ आया कि हाँ, ये प्रोफेशन है, ये काम है, इसका पैसा भी मिलता है। तो ऐसे नहीं कि मैं किसी को देख के सीखा हूँ या किसी से प्रभावित, तो मुझे तो पता ही नहीं था मेरे से पहले कोई कॉमेडियन है भी दुनिया में। मतलब कॉमेडी के क्षेत्र में आप सिर्फ ख्याली सारंग को ही जी जानता हूँ। जी जी। तो आपकी लाइफ में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट सर, एक आदमी हो तो बताऊं, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। किसी सभी आपको अच्छे ने अच्छे बोलना मिलते हैं। सिखाया, किसी ने मुझे उंगली पकड़ के स्टेज पे चलना सिखाया, किसी ने हटाया के बाद में आना, वेट करना सिखाया। तो बहुत लोग मिले, बहुत गुरु मिले जीवन में, और सब ने मुझे थोड़ा थोड़ा दिया मेरे से कुछ नहीं, क्योंकि मैं खुद फकीर था, मेरे पास कुछ देने को था ही नहीं, तो मैं तो लोगों से लेता ही गया। किसी ने गाड़ियां दी तो ले ली, किसी ने आशीर्वाद दिया तो ले लिया, और धीरे धीरे उन लोगों के सपोर्ट प्यार की वजह से फिर मुझे ये मौका मिला। आपके रोल मॉडल कौन रहे? ख्याली राम। राजू श्रीवास्तव? नहीं, राजू भाई को तो मैं बहुत बाद में मिला, मैं तो नाम भी नहीं सुना था। मैं तो लाफ्टर शो के आसपास आके मुझे पता लगा कि राजू श्रीवास्तव एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिर लाफ्टर चैलेंज 1 के बाद जब वो 2 की चैंपियन की शूटिंग की चंडीगढ़ आए, तब हमारी पहली बार मुलाकात हुई। तो मैंने बताया, मगर भाई मैं भी ऐसे करता हूँ जैसे आप करते हो, और मुझे बुलाया लाफ्टर शो के लिए, तो बोले यार तेरा पक्का सिलेक्शन होगा। तो फिर हमारी याराना शुरू हुआ। फिर मैंने राजू भाई को सर्च किया, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखी, तो मुझे एक अलग अंदाज था। कभी वो बल्ब बन जाते थे, कभी लाइट बन जाते थे, कभी है ना कि मान लो स्कूटर वाला भी आ रहा है तो गाय देख रही है उसको। तो ये एक राजू भाई का अलग अंदाज स्टाइल था, उससे मैं बड़ा प्रभावित। हालांकि वैसी कॉमेडी मैंने की नहीं, मैं कर भी नहीं पाता था, लेकिन मैं उनका बाद में फैन हुआ, उनका फॉलोवर बना एक तरह से। और बहुत प्यारे इंसान, मतलब स्पोर्ट बहुत करते थे जो भी बाहर से कलाकार आते हैं। मतलब आपकी लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, उनसे मैंने ये सीखा है कि बॉम्बे में मतलब अगर पता लगता था कि मैं आया हूँ तो उनका फोन जरूर आता था, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, ड्राइवर भेज रहा हूँ, कहाँ हो क्या हो, ये कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये सीखा है कि हाँ, अब हमारे शहर में कोई जान पहचान का आता है तो हम पहले से ही तैयार रहते हैं कि भाई ये हमारे सीनियर ने हमें सिखाया है, हमें उनकी आवभगत करना है, उनको प्यार मान सत्कार देना है। तो ये मतलब सामाजिक बहुत उनसे सीखने को मिला। आपके लिए परिवार की तरह है। हाँ जी। सर, जैसे अब आप जो बाकी लोगों को स्ट्रेस रिलीविंग के कोर्स करवाते हो, तो उससे रिलेटेड कोई टिप है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बहुत सारे टिप, बहुत सारे सवाल करते हैं। ज्यादातर मैं मेरी कहानी बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास में बता रहा था कि परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, बोला जी कहना बहुत आसान है, खुश रहना सीख लो, रहना बड़ा मुश्किल है। आप रेलवे स्टेशन पे रहे सोए, कैसे अपने आप को खुश रखो? मैं कहा जी मैं चौड़ा होके जाता था स्टेशन में भी, स्टेशन मेरे बाप का है, जहाँ मर्जी कोड़े पे टांग दे के सो जाता था।
रात को पुलिस वाले आते थे, बैग नहीं, टिकट नहीं, कान पकड़ के बाहर चल रहा। तो पीछे देखता था लिखा गंगानगर रेलवे स्टेशन। मैंने कहा छोड़ो यार, अपने कौन सा बात है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही है। आज इस ओएसिस सैनिक स्कूल में आप बैठे हैं, ये आपके बाप का है। खाना खाओ, मजे मारो। जब ये कहेंगे कि भाई आप निकलो तो क्या, छोड़ो अपने कौन सा बाप है। तो मगर जी ये सही है। मैं रेलवे स्टेशन पे सोया, पर यार का स्टैंडर्ड इतना था कि मैं कभी हिंदी का अखबार बिछा के नहीं सोया। कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, भी नीचे सोना, अखबार बिछा के सोना, तो अंग्रेजी का तो बिछाओ कम से कम। संडे को रंगीन बिस्तरा होता था मेरा। दुनिया का हर पेपर संडे को रंगीन आता है, फिल्मी पृष्ठ से छपा होता है। तो मेरे राइट में हेमा मालिनी की फोटो, मेरे राइट में श्रीदेवी की फोटो। मैं कभी हेमा मालिनी की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी श्रीदेवी की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ। मैं क्यों टेंशन लूँ? मैं स्टेशन पे सो रहा हूँ, अखबार बिछा के सो रहा हूँ। मेरे को टेंशन नहीं थी कि कोई मेरी हीरोइनों पे पैर ना रख जाए। तो वो मैडम बोली हाँ जी वाकई भी आप तो सही कह रहे हो कि परमात्मा जहाँ रखे वहाँ खुश रहना सीख लो, तो कामयाब है। तो स्टेशन पे भी रखा परमात्मा ने, तो वहाँ भी हम खुश रहे। वहाँ अखबार में छपी हुई हीरोइनों को भी हम अपनी समझते रहे। तो ऐसा नहीं है, हर दौर पे आप जब खुश रहना सीख लेते हैं तो आप कामयाब होते हैं। दिस इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अभी आप सब लोगों ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी सीख लिया है ख्याली सारंग जी से। तो अब सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को लास्ट टिप जो है वो क्या देना चाहेंगे? एक तो सर शरारती बने रहिए हमेशा। जब तक आपकी शरारत जिंदा है तब तक आपकी शख्सियत जिंदा है, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट का, टाइम पास का ऐसा साधन जिससे आप खुद एंटरटेन हो, अपने दोस्तों को एंटरटेन करें, वो सिर्फ शरारत है। और शरारत की वजह से हमारे कृष्ण भगवान की पहचान है। शरारत की वजह से भगवान राम की पहचान है कि छोटी सी उम्र में देखिए कृष्ण जी से बड़ा कोई स्ट्रगलर नहीं हुआ आज तक, जिसके जन्म लेते ही माँ बाप छूट गए। जो 14 साल का हुआ तब तो उसकी पूरी नगरी छूट गई, है ना। और बचपन से गायें भैंसे चरा चरा के अपना पेट भरने वाली घरवाली रोटी तब देते थे जब 100 गायों को आप सुबह से शाम तक चरा के लाओगे, है ना। तो इसीलिए वो भगवान बने। तो अगर आपको भगवान बनना है, आपको अपने परिवार में, अपने लोगों में आदर्श बनना है, तो आप टिका के स्ट्रगल करते रहिए। उस स्ट्रगल को एंजॉय करिए, लाइफ को एंजॉय करिए, हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए। और ये जितना आप परिक्रम उपक्रम आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप देख रहे हैं, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आप जुड़े रहिए लेट्स गपशप के साथ। अब मिलते हैं हम आपको एक नए पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए देखते रहिए लेट्स गपशप।